हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित सर और मैंने आपका लगभग 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें वन शॉट लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा 11th में जाएंगे और वो चैप्टर्स करेंगे तो आसान है और आसानी से आपको नंबर उसमें मिल सकते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आज होने वाला है केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जाते हैं। इसमें हम इसके बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड 2021 में आए क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे, जिससे आपको एक बेस मिल जाएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आप उसको अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सोल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक हमारा यहाँ पर है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल पर मोल केल्विन होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि आइडियल गैस पर कितना प्रेशर लगता है, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। VRMS यहाँ पर क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका आगे यहाँ पर फॉर्मूला भी आएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला गैस के लिए हो जाता है 3/2 एनआरटी, या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो हम इसको 3/2 पीवी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीन फॉर्मूला हमारे पास, वीआरएमएस, वीएमपी एंड वी एवरेज। वीआरएमएस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वीएमपी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड वी एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी। इन तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, 3RT/m, 2RT/m एंड 8RT/m। यहाँ पर इनका सीक्वेंस देखा जाए तो आरएमएस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद एवरेज, देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम वेलोसिटी होगी, आपको ध्यान में रखना है। ये कहीं भी पूछा जा सकता है, एक नंबर मतलब कि ऑप्शंस में आ जाए तो डायरेक्ट आपको टिक करना रहेगा, आपके +4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल कुछ रूल्स है। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पर P1V1 इक्वल टू P2V2 हो जाता है। गेलुसेक लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम कांस्टेंट P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। और चार्ल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर कांस्टेंट पर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। डोल्टन लॉ क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पर P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। ये सिंपल लॉज है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ, यहाँ पर गिवन है बेसिक ग्राफ थ्योरी। सिंपल ग्राफ होते हैं, आपको चेंज करने होते हैं। आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा आगे, ग्राफ के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्जाम में। 2 बार कहीं पूछा गया, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस आपको आगे जाके। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर पीवी, पीटी और वीटी में कौन कौन से ग्राफ बनेंगे वो आपको बताने हैं। तो जब भी आपको पीवी ग्राफ गिवन हो, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, तो ये इस तरीके से बनाया देगा, कुछ इस तरीके से हाइपरबोलिक टाइप। और यहाँ पर अगर पीटी की बात करी जाए तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर, और प्रेशर यहाँ पर देखो डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एंड यहाँ पर वीटी की बात करी जाए तो वो टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट बट वी इज इंक्रीज। देखो यहाँ पर वी इंक्रीज कर रहा था तो यहाँ पर वी इंक्रीज बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ग्राफ खींचने आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आइसोकेरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर हम क्या कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से वॉल्यूम कांस्टेंट करते हुए प्रेशर इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर पीटी की बात करेगा, देखो पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी। V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आ गई ये वाली, तो P प्रोपोर्शनल T का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर बात करें VT की, तो V अगेन कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, V एक स्ट्रेट लाइन बनकर यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींचना हमें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस का। आइसोबारिक मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होने पर ये रहा प्रेशर कांस्टेंट, पीवी में देखा प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो इस तरीके से। नेक्स्ट हमने कहा पीटी के लिए प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर वीटी के लिए प्रेशर कांस्टेंट था, वी एंड टी इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पर ऊपर हुए थे। तो इस तरीके से तीनों के ग्राफ थ्योरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल कितनी तरीके से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, यही होता है। तो यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 और तीनों की तीनों होती है यहाँ पर ट्रांसलेशनल। अगर डायटोमिक की बात करी जाए तो 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। अगर ट्राइएटॉमिक की बात करी जाए तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर, सेकंड होता है नॉन लीनियर। अगर लीनियर की बात करिए तो ये वाला, और नॉन लीनियर में यहाँ पर ट्रायंगुलर टाइप बनेगा। तो उस कंडीशन में जब लीनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके इक्वल ही रहने वाली है, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। लेकिन जब नॉन लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 6, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान में एक्स्ट्रा रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की। जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल यू से करते हैं, और ये होती है स्टेट फंक्शन। मतलब कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और फिर से घूम के यहीं पर आ जाऊँ
तो इस डेल यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि U फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल गैस गिवन है और उसके लिए बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी निकालो, तो क्या करोगे, सिंपली F/2 RT। ठीक है, n मोल के लिए बोलता है तो F/2 nRT, n से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर वो बोल दे कि 1 मोलिक्यूल के लिए निकालो, किसके लिए, 1 मोल के लिए नहीं, 1 मोलिक्यूल के लिए निकालो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, F/2 kT करेंगे। अब k क्या है यहाँ पर, k इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर R/n है, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है माइंड में कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 10⁻23 होती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, हमने सीखा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, तो हम देखते हैं कैपिटल वाला, यहाँ पर Cp और Cv किस में, कैपिटल C में है। लेकिन अगर यहाँ पर स्मॉल c रख दे, एक बार इतना ध्यान रख लो आप अभी के लिए कि स्मॉल c कर दे यहाँ पर, तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर मोलर मास से डिवाइड करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। बस इतना सा आपको माइंड में फिक्स रखना है, क्वेश्चन में आया डायरेक्ट इसको यूज करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पर है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू n पाई डी स्क्वायर हो जाता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड d इज व्हाट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। डायमीटर का जो पार्टिकल का डायमीटर होगा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर d बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला फॉर्मूला ये जो था करेक्ट नहीं था, क्योंकि इसने क्या माना था कि जब ये फॉर्मूला बनाया गया था कि सारे पार्टिकल्स क्या है, जो मूव कर रहा है उसके अलावा सारे पार्टिकल रेस्ट पर है। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो दूसरी उसके साथ मूव तो कर ही रहे होते हैं उस टाइम पर। तो उसने क्या किया, इसका मॉडिफिकेशन किया और नया फॉर्मूला आया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है। अब देखो यहाँ पर केटीजी के फॉर्मूले लगभग खत्म हो गए, केटीजी में इतना ही पोर्शन था, अब स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन। थर्मो में सबसे पहला जो लॉ आता है वो होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका ये क्या बोलता है कि अगर ये कोई बॉडीज है टी टेम्परेचर T2 पर और T3 पर, अगर मेरा TA इक्वल टू TC है, यानी कि ये दोनों टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में है, और TB इक्वल टू TC है, तो थर्ड बॉडी यानी कि जो TA और TB है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही आसान लॉ है ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये बोलता है लॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कि अगर मैं किसी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो हीट सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ हीट उसकी वर्क डन करने में यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F/2 nR डेल्टा टी, तो सिंपली F/2 nR डेल्टा टी प्लस डेल डब्ल्यू। अब वर्क डन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म्स होती है, वो हम आगे जाके सीखेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है कि dq एंड dw आर द पाथ फंक्शन। ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, जबकि du इज द स्टेट फंक्शन, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। अब साइन कन्वेंशन फॉर द वर्क डन की बात करी जाए तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो उस कंडीशन में उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स करना है, साइन कन्वेंशन इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोसेसेस गिवन है, उनके वर्क डन डेल यू एंड डेल क्यू यहाँ पर गिवन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होने पर जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वो होता है PV2 माइनस V1, और PV इज इक्वल टू NRT से देखें तो NRT2 माइनस T1। इस तरीके से डेल यू का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, F/2 NR डेल्टा टी। इन दोनों को आप जब क्लब करेंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डेल क्यू दिखाई देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोकैरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर PV2 माइनस V1, जब प्रेशर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। एंड यहाँ पर डेल्टा यू तो ये बना रहेगा F/2 NR डेल्टा टी, और डेल क्यू इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन के आ जाएगा सिंपली F/2 NR डेल्टा टी। नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाए उस कंडीशन में वर्क डन निकल के आता है वो होता है NRT ln V2/1। सबसे हटके इसका है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, NRT ln V2/V1, या फिर हम कर सकते हैं NRT ln P1/P2, जो कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इस कंडीशन में डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाता है, डेल्टा यू इक्वल टू यहाँ पर जीरो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली ये आंसर हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर होता है एडियाबैटिक PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उस कंडीशन में अगर वर्क डन की बात करी जाए तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि
एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब मेरा डेल क्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि मेरा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, या फिर डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू हो जाए। यही होता है डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू। अब डेल यू की वैल्यू कितनी होती है, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल डब्ल्यू। तो इसका जब नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर टी टू माइनस टी वन की जगह क्या आ जाएगा, टी वन माइनस टी टू हो जाएगा, और फाइनल जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर से वही डेल क्यू इक्वल टू जीरो। यही तो कंडीशन होती है इसकी एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने आसानी से फॉर्मूले बेसिक है, याद करके एग्जाम में पुट करके आंसर निकाले आसानी से जा सकते हैं। अब देखो कुछ टर्म्स है फॉर्मेशन, मतलब कि इनको चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का यूज़ करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पर पी को रखेंगे टी के टर्म्स में, तो यहाँ वैल्यू आएगी टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हम कुछ चेंज करेंगे तो टी गामा पी वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, इनका यूज़ करने एग्जाम में कहीं ना कहीं हो ही जाता है, तो आपको ये याद रखनी है। अब एक याद रख लो ये वाली, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से, और तीनों याद रख लो तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा आपका वहीं पर एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट रेशियो, यानी कि अगर मैं Cp बाय Cv करता हूँ, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इन दोनों का मैं डिवाइड करता हूँ तो जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है 1 + 2 बाय एफ, वेर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा इस क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट रेशियो है। एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसमें 1 प्लस होगा, 1 प्लस, तो मतलब हमेशा गामा क्या रहने वाला है हमारा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर है गामा फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक में देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ होता है मोनोएटॉमिक के लिए, देन होता है डाई के लिए, एंड देन होता है यहाँ पर ट्राई के लिए। ये भी हमें ध्यान रखना है, दैट ऑप्शन कभी आ जाए तो टिक करके आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया फिर से घूम के यहीं पर आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। और हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस की बात करें मतलब कि यहाँ पर अगर डेल यू की बात करें तो डेल यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, तो डेल यू यहाँ पर मेरा हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम कहाँ पहुँच गए, फिर से इनिशियल पोजीशन पर पहुँच गए। तो यहाँ पर मेरा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, तो डेल क्यू किसके इक्वल हो गया, डेल डब्ल्यू के इक्वल हो गया। यही तो बता रहा है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्क डन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो हमने पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए वर्क डन निकालना सीख लिया, लेकिन पी वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे, मतलब कोई भी वर्क डन, कोई किसी तरीके का प्रोसेस हो सकता है, पी वी एक्स हमें पता नहीं कौन सा प्रोसेस है वो वाला, तो उस कंडीशन में इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस एक्स इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। नेक्स्ट यहाँ पर है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 डिग्री ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी के टर्म्स में भी। अब इसकी यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर एडियाबेटिक की बात करिए तो एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, डेल क्यू जीरो हो जाता है, तो सी कितना हो गया यहाँ पर उसके लिए जीरो हो गया। अगर आइसोथर्मल की बात करी जाए तो डेल्टा टी जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर सी कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इस तरीके से हम आगे सोल्व करते हैं तो इसमें यहाँ पर आइसोकैरिक के लिए और आइसोबारिक के लिए दो कंडीशन आती है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसकी वैल्यू हो जाती है F/2R एंड कांस्टेंट प्रेशर हो जाती है F/2 + 1R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है मैस रिलेशन, Cp - Cv = R, बहुत बार पढ़ा हुआ सिंपल सा रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए वाला रिलेशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है सी फॉर एनी जनरल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए सी निकालना हो। बाकी के लिए हमने देख लिया, चार के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह पी वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, तो कॉन्सेप्ट कौन सा प्रोसेस है वो हमें पता यहाँ पर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - एक्स। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। देखो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, ईटा इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय में हीट गिवन, यानी कि पॉजिटिव हीट, जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कितनी पॉजिटिव हीट हमने दी है मल्टीप्लाई विद 100, वो क्या होती है हमारी इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन हो जाती है। एंड यहाँ पर फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल यू क्या होता है जीरो, तो वहाँ पर डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है वो आगे पता लगेगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको सोल्व करें या फिर इसको हम इसका फॉर्म दें यहाँ पर, तो ये निकल के आता है 1 - Q2/Q1 × 100, वेस Q2 इज द हीट रिजेक्टेड एंड Q1 इज द हीट गिवन। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होता है? सिंपल सा आइडियल साइकिल होता है जिसकी इफिशियंसी 1 माइनस T2/T1 इंटू 100 होती है। अब ये देखो कि यहाँ पर ये वाली और ये वाली लगभग कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। कंपेरिजन करें तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं रेफ्रिजरेटर हीट पंप। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसमें हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, इसमें हम बीटा डिफाइन करते हैं। बीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हीट रिमूव्ड पर साइकिल डिवाइड बाय में वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट रिमूव्ड पर साइकिल डिवाइड बाय में वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका फॉर्मूला आता है Q2/Q1 माइनस Q2 एंड बीटा इक्वल टू यहाँ हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें T2/T1 माइनस T2 के फॉर्म इसको लिख सकते हैं, और इफिशियंसी इसको रिलेट किया जाए तो इस तरीके से 1 माइनस ईटा/ईटा भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एक सिंपल सा टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ गैसेज, जैसे कि यहाँ पर मुझे मोलर मास मिक्सिंग करनी है 2 गैसेज के लिए, तो मुझे क्या जरूरी है? N1 M1 N2 M2/N1 प्लस N2 होना चाहिए। CV के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं, CP के लिए इस तरीके से करते हैं, सब में चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। गामा की बात करिए तो इस तरीके से हम गामा मिक्सिंग निकाल सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एफ मिक्स की बात करिए तो इस तरीके से हम एफ मिक्सिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला कभी कभार यूज़ हो जाए तो आंसर निकालने में दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर बेसिक केटीजी और थर्मो की कॉन्सेप्ट खत्म हुए। बेसिक फॉर्मूलाज थे, इनको याद करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर फर्स्ट वाला बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 इज बिंग यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। एक कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह यूज किया जा रहा है जिसकी एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी गिवन है 1/10। Okay, if the work done on the refrigerator is 10 joule, the amount of heat observed from the reservoir at lower temperature is। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि हमने रिजर्वायर से कितना टेम्परेचर कंज्यूम किया, कितना हमने उसमें से टेम्परेचर लिया, यानी कि हमें Q2 यहाँ पर निकालना है। एक बात तो हमें समझ में आ गई। और उसने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर पर वर्क डन गिवन किया है 10 जूल, यानी कि Q1 माइनस Q2 मुझे कितना गिवन है? यहाँ पर 10 जूल गिवन है। सिंपल सी बात हो गई ये भी। अब इसने बोला कि एफिशिएंसी मेरी यहाँ पर है 1/10। कितनी एफिशिएंसी है? 1/10। और फॉर्मूला हमने अभी सीखा है। इसने देखो यहाँ पर रिलेशन बनाया है कार्नोट इंजन प्लस रेफ्रिजरेटर, और हमने अभी ऊपर सीखा कि कार्नोट प्लस रेफ्रिजरेटर का रिलेशन क्या था? यहाँ पर ये वाला रिलेशन Q2/Q1 माइनस Q2 1 माइनस ईटा/ईटा। तो इसको नीचे लिखो सबसे पहले तो एक बार, Q2/Q1 माइनस Q2 एंड नेक्स्ट क्या था यहाँ पर? 1 माइनस ईटा/ईटा। तो 1 माइनस ईटा/ईटा। अब Q2 हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 कितना गिवन है? हमें 10 गिवन है, एंड 1 माइनस ईटा कितना गिवन है? 1/10 एंड डिवाइड बाय में 1/10। इसको सिंपली सोल्व करो, आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 जूल। दिस इज योर करेक्ट आंसर ए, 90 जूल। तो देखो कितना आसान था। जब भी लगे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन यानी कि रेफ्रिजरेटर को और कार्नोट को मिक्स किया जा रहा है तो उनके फॉर्मूला को यूज़ करो, आपका आंसर आसानी से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान, देखो ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है। ग्राफ के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं क्योंकि कुछ नहीं होता उसके अंदर, बस थोड़ा सा देखना होता है कि जैसे ग्राफ बन रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एंड कांस्टेंट जैसे बात करें टेम्परेचर पर। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट साइकिल प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू द थर्मोडायनामिक साइकिल गिवन इन द फिगर। यहाँ पर प्रोसेस 1 to 2 गिवन है, एडियाबेटिक वाला प्रोसेस, ठीक है। ग्राफ एस्केमेट नॉट स्केल। ये बोल रहा है कि इस ग्राफ की हेल्प से पीवी ग्राफ गिवन है, इसके देख के तुम बताओ कि कौन सा वाला वीटी ग्राफ बन सकता है इसमें से, चारों में से वीटी ग्राफ। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें देखकर हम 1 to थोड़ा कंफ्यूज लग सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है 2 to 3 एंड 3 to 1 ये थोड़े आसान लग रहे हैं। देखो 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम कम हुआ पर प्रेशर कम नहीं हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो फर्स्ट वाले में देखा हमने कांस्टेंट प्रेशर कौन सा दिखाई दे रहा था? वीटी की कंडीशन में V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T होता है। तो यहाँ पर अगर बाई चांस देखा जाए तो वीटी वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 2 to 3 प्रोसेस, ये वाला देखो 2 to 3। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ये देखो वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है, V और T के प्रोपोर्शनल है अभी तक भी, V प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो 3 to 1 में प्रेशर इंक्रीजेज बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर, तो 3 to 1 में बात करिए तो 3 to 1 में देखो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब कंडीशन कहीं सेटिस्फाई तो हो रही है, और ये वाली चीज़ यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल हट गए, ये वाले दोनों मैच कर गए यहाँ से यहाँ तक। चलो बहुत है।
अब देखो यहाँ पर इसने बोला कि 1 to 2 क्या है, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ सोचने वाली बात थी कि पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मुझे ग्राफ किसका निकालना है, यहाँ पर वी और टी। और वी और टी में हमने रिलेशन पढ़ा है कि टी वी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे हम एक चीज़ तो पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रिलेशन आएगा किसमें, टी और वी में, वो एक पैराबोलिक रिलेशन होगा। वो स्ट्रेट लाइन रिलेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा आंसर 1 से 2 यही हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए ग्राफ में कैसे मुझे दिमाग लगाना है एट ए टाइम। जैसे हमने ऊपर ग्राफ थ्योरी की थी उसी से देख देख के बनाया गया है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल गिवन है। अगेन एक्स वाई जेड एक्स इज शोन द टीवीटी ग्राम, ये वीटी डायग्राम हमें गिवन है यहाँ पर। एंड पीवी डायग्राम इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स द साइकिल इज। अब इसका हमें क्या निकालना है, पीवी डायग्राम निकालना है वीटी का। सबसे पहले एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई में यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बट यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही लाइन से गायब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते, एक बार में काम खत्म हो गया, देखने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर अगर कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर तो कांस्टेंट पॉसिबल ही नहीं है, यही कांस्टेंट हो सकता है सिर्फ। और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा था, तो ऑप्शन तो यही सही हो गया, एक बार में काम हो गया, पूरा देखने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ी यहाँ पर। तो देखो किस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था तो मैंने पहले से सोल्व करके रख दिया यहाँ पर, जिससे आपका टाइम बच जाए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी या टफ बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ओके, 1 mole of an ideal diatomic gas gamma equal to 1.4 is first compressed adiabatically from volume V1 to V1 by 16। एक गैस थी जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन था एंड मोल्स के 1 मोल गिवन थे, उसको हमने कंप्रेस किया V1 से V1 बाय 16 तक। और प्रोसेस कौन सा लगाया, एडियाबेटिक, पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन क्या बोला, इट इज देन अलाउड टू एक्सपेंड आइसोबारिकली टू द वॉल्यूम 2V2। मतलब कि उसने क्या किया, देन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए क्या बोला उसने, आइसोबारिकली। उसने कहाँ तक इसको कंप्रेस किया, उसके बाद उसने अलाउ किया आइसोबारिक एक्सपेंड 2V2 तक। अब यहाँ पर V2 कितना हो गया था हमारा, V1 बाय 16, तो V1 बाय 8 तक। मतलब कि उसने क्या किया, यहाँ पर V1 बाय 16 से V1 बाय 8 तक उसने अगेन इसको क्या किया, एक्सपेंड किया। तो उसने बोला है कि टेम्परेचर निकालना है फाइनल गैस का कितना हो जाएगा। तो एक चीज़ सोचो, सबसे पहले इसने क्या बोला हमें, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम तो था, टेम्परेचर भी था, लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी थी, वो था प्रेशर। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, टी वी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टर्म्स में। अब हम ये तो जानते ही हैं कि T1 गामा 1 वी गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1 हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने सेपरेट किया T1 अपॉन T2 V2 बाई V1 गामा -1 के फॉर्म में। देन T1 बाई T2 इक्वल टू यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 7/5। देखो यहाँ पर 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 भी हम लिख सकते हैं। तो 7/5 माइनस 1 किया तो यहाँ पर T2 की वैल्यू हमारे पास आई 16 2/5 मल्टीप्लाई विथ T1। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इसने इतना गिवन किया और हमें बोला कि T फाइनल निकालो। इसने बोला प्रेशर कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर V2 अपॉन T2 इक्वल टू V3 बाय T3 की हम थर्ड प्रोसेस में हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो T3 हमें निकालना था, वही हमारा क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। तो V3 T2 बाय V2 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर V3 और T2 में V2 में रिलेशन हमने यहाँ पर गिवन था, ये रहा रिलेशन इसके दोनों के बीच का, ये हमने यहाँ पर पुट किया एंड यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी आई थी 16 2/5 इंटू T1 और T1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 300 और वैल्यू हमारी फाइनली क्या निकल के आ गई 181 केल्विन। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन टफ बन सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर वहाँ पर आसानी से निकल जाएगा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखो हीट इंजन का है विषय, यह हीट इंजन इन्वॉल्व विथ एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ 1915 जूल, 40 जूल, 125 एंड माइनस Q जूल ड्यूरिंग द वन साइकिल अचीविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 50% द वैल्यू ऑफ द Q इज। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि मेरा डेल यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब मेरा डेल क्यू किसके इक्वल हो गया, डेल डब्ल्यू के इक्वल हो गया। इफिशिएंसी की बात करिए तो क्या होती है, सिंपली वर्क डन बाय पॉजिटिव हीट, वर्क डन बाय पॉजिटिव हीट। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल होगा, नेट हीट के। तो यहाँ पर नेट हीट कितनी हो रही है, सिंपली बताओ एक बार,
नेट हीट हो रही है 1915 में, सबसे पहले 125 को प्लस करना है, तो ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से आ गया। इसमें से क्या करना पड़ेगा, -40 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आया, ये 2000, यानी कि नेट हीट कितनी आएगी 2000 एंड -Q, इन सबको सिंपली ऐड करना था, तो 2000 -Q यहाँ पर क्या आई, नेट हीट आ गई। एंड उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव हीट कितनी आई, पॉजिटिव हीट यहाँ पर देखो 1915 एंड 125, यानी कि 2024 आ गई। एंड यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन थी इसकी, 1/2, 50% यानी कि 1/2। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है और Q की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, इससे इसको कट कर देते हैं, तो 2000 -Q इक्वल टू 1020, तो Q मेरा यहाँ पर कितना आ गया, इसमें से आएगा 980 जूल, तो ये आपका आंसर हो गया 980 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितने बेसिक तरीके से फॉर्मूला हम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो तो। कंडीशन क्या है कि फॉर्मूला हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से कार्टेशियन थर्मो में बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आसानी से हम बड़ा स्कोर इसमें खड़ा कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।